हेलो बच्चों। आज के अपने इस लेक्चर में एक प्रारूपिक यूकेटिक गुणसूत्र की संरचना को समझेंगे। तो किसी भी सेल के जो न्यूक्लियस में क्रोमेटिन पदार्थ होता है वो संगठित होके कुछ इस प्रकार से गुणसूत्र का निर्माण करता है। गुणसूत्र ऐसे दिखते हैं, लेकिन एक्चुअल में यदि गुणसूत्र को माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो कुछ ऐसा दिखता है। आज हम इसी संरचना का डिटेल में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो इस गुणसूत्र में एक क्रोमेटिड्स कहलाते हैं। ये जो इसमें भुजाएं हैं इनको क्रोमेटिड्स बोला जाता है। क्रोमेटिड्स नाम सुना होगा तुम लोगों ने, है ना। और ये क्रोमेटिड्स जिस बिंदु पे जुड़ते हैं उसे सेंट्रोमियर या काइनेटोकोर कहते हैं। सेंट्रोमियर या काइनेटोकोर कहते हैं। तो एक प्रारूपिक यौगिक गुणसूत्र की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है, ठीक है। गुणसूत्र जो होता है उसके चारों ओर एक पतली झिल्ली का आवरण होता है जिसे पेलिकल कहते हैं। पतली झिल्ली का आवरण होता है, इसको पेलिकल कहते हैं, है ना। सभी जो यूकेटिक गुणसूत्र होते हैं ना वो चारों ओर से पतली झिल्ली के आवरण से घिरे होते हैं, इसको पेलिकल कहते हैं। इस पेलिकल में चिपचिपा द्रव पदार्थ भरा होता है जिसे मैट्रिक्स बोला जाता है। इस मैट्रिक्स में ही दो अति कुंडलित पतले तंतु होते हैं जिनको क्रोमेनिमेटा कहते हैं। और इन तंतुओं के अति कुंडलन भाग यानी कि जो गांठ नुमा संरचना होती है, इस कुंडलित भाग को क्रोमोमियर कहते हैं, क्योंकि क्रोमोमियर में ही जीन भरे होते हैं। अच्छा, इन क्रोमेनिमेटा के कुंडलित भाग को यानी कि जो गांठ नुमा संरचना है, गहरी गांठ नुमा संरचना होती है, उसको क्रोमोमियर कहते हैं। और क्रोमोमियर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें जीन होते हैं। जीन जीन को आनुवंशिकी की इकाई कहा जाता है। ये जीन ही होते हैं जो माता पिता से आनुवंशिक लक्षणों को उनकी संतानों में भेजते हैं, है ना। इसलिए जीन को आनुवंशिकी की इकाई कहा जाता है। इसके बाद गुणसूत्र में जो पहला संकीर्ण भाग होता है उसको प्राथमिक संकीर्ण कहते हैं। इस प्राथमिक संकीर्ण में ही काइनेटोकोर या सेंट्रोमियर स्थित होता है। इस सेंट्रोमियर पर ही जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं। ये जो सेंट्रोमियर है ना, ये कहाँ होता है? गुणसूत्र के प्राथमिक संकीर्ण में होता है। इसके बाद गुणसूत्र में जो भी संकीर्ण होता है उसको द्वितीयक संकीर्ण बोलते हैं। द्वितीयक संकीर्ण के बाद गुणसूत्र का जो शेष भाग बचा होता है उसको सैटेलाइट कहते हैं। सैटेलाइट है ना, वो वाला सैटेलाइट नहीं है, वो उपग्रह होते हैं, ठीक है। हमारे गुणसूत्र में द्वितीयक संकीर्ण के बाद जो गुणसूत्र का भाग होता है शेष, उसको सैटेलाइट बोला जाता है, ठीक है। अब गुणसूत्र की ऐसी संरचना तो सर जी ने समझा दी, ठीक है। लेकिन सर इस संरचना एक्चुअल में दिखती कब है ना। तो वैसे हम पढ़ चुके हैं कि जो सेल का न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्रोमेटिन मटेरियल होता है, यानी क्रोमेटिन पदार्थ होता है। लेकिन क्रोमेटिन पदार्थ सेल के सेल डिवीजन के दौरान ही गुणसूत्र में चेंज हो जाता है, ठीक है। यानी जो क्रोमेटिन पदार्थ होता है वो हमेशा गुणसूत्र के फॉर्म में नहीं होता है। वो क्रोमेटिन पदार्थ जब सेल को सेल डिवीजन करना होता है उसके ठीक पहले इंटरफेज में गुणसूत्र में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। अब इन गुणसूत्रों में क्रोमेटिड्स होते हैं और सेंट्रोमियर होते हैं। तो ये स्पष्ट कब होते हैं? ये स्पष्ट होते हैं जब सेल सेल डिवीजन कर रही होती है और सेल डिवीजन के मध्य अवस्था में, मेटाफेज में, है ना। तो हम गुणसूत्र की संरचना का अध्ययन सेल डिवीजन के मेटाफेज अवस्था में करते हैं, ठीक है। तो कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गुणसूत्र का स्पष्ट अध्ययन हम सेल डिवीजन की किस अवस्था में करते हैं, तो हमको आंसर देना पड़ता है मेटाफेज या मध्यावस्था में, ओके। तो मध्यावस्था में, सेल डिवीजन की मध्यावस्था में गुणसूत्र की संरचना का अध्ययन करते हैं। लेकिन गुणसूत्र रासायनिक दृष्टि से डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। काय का बना होता है? डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। ये कम हो गई। यदि गुणसूत्र को रासायनिक दृष्टि से देखा जाए तो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के मिलकर बने होते हैं। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर।
गुणसूत्र डीएनए और हिस्टोप्रोटीन के मिलकर बने होते हैं। डीएनए क्या है? न्यूक्लिक अम्ल है। तो ऐसा ही बोल दिया जाता है कि गुणसूत्र न्यूक्लिक अम्ल और हिस्टोप्रोटीन से मिलकर बना होता है। हिस्टोप्रोटीन क्या है? प्रोटीन का एक ऑक्टामर होता है, जिसको हम जेनेटिक्स में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ये डीएनए और हिस्टोप्रोटीन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? गुणसूत्र बनाते हैं। तो रासायनिक दृष्टि से गुणसूत्र डीएनए और हिस्टोप्रोटीन के मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो रासायनिक दृष्टि से गुणसूत्र डीएनए और हिस्टोप्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। अब बात यह है कि हम 3 टर्म को पढ़ चुके हैं गुणसूत्र में। पहला तो अपना गुणसूत्र ही है ना, मतलब पहला गुणसूत्र है। दूसरा हम डीएनए पढ़ चुके हैं और तीसरा जीन। इनके आकार के आधार पर इनका क्रम पूछ लिया जाता है पेपर में, ठीक है। तो मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि जीन, डीएनए और गुणसूत्र के आकार के आधार पर इसका जो सीक्वेंस है वो क्या होना चाहिए, ना, छोटे से बड़े आकार की ओर इसका सीक्वेंस क्या होता है। सबसे छोटे क्या होते हैं? जीन होते हैं। जीन को आनुवंशिकी की इकाई कहा जाता है। और जीन से बड़े क्या होते हैं? डीएनए होते हैं, क्योंकि डीएनए में ही तो जीन होते हैं, ठीक है। और डीएनए के बाद क्या होते हैं? गुणसूत्र होते हैं, क्योंकि डीएनए और हिस्टोप्रोटीन मिलकर गुणसूत्र बनाते हैं। तो ये इनके आकार का क्रम होता है, छोटे आकार से बड़े आकार की ओर। सबसे छोटे जीन होते हैं, इनसे बड़े डीएनए होते हैं, इनसे बड़े सबसे बड़े गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। और जीन को ही आनुवंशिकी की इकाई कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। जीन जिसको हम जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। अब सेंट्रोमियर की पोजीशन के आधार पर गुणसूत्र के प्रकार होते हैं। तो सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर गुणसूत्र 4 प्रकार के होते हैं। बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनते चलो, ठीक है। सबसे पहला होता है टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक, टीलो मतलब, अरे मैदान में जो ऊंचे भाग होते हैं हम टीलो बोलते हैं अपने बुंदेलखंडी भाषा में। टीलो मतलब शीर्ष, ठीक है, टीला, है ना। तो टीलोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक में क्या होता है? इसमें सेंट्रोमियर गुणसूत्र के बिल्कुल शीर्ष पे स्थित होते हैं, टीले पे स्थित होते हैं, ठीक है। दूसरा होता है एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक में सेंट्रोमियर गुणसूत्र के शीर्ष से थोड़ा नीचे स्थित होते हैं, थोड़ा नीचे बिल्कुल। तो इसमें गुणसूत्र अंग्रेजी के आई लेटर जैसा दिखने लगता है। थर्ड होता है सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक मतलब मध्य से थोड़ा ऊपर, है ना। यानी इसमें सेंट्रोमियर गुणसूत्र के मध्य से थोड़ा ऊपर स्थित होता है। मध्य से थोड़ा ऊपर स्थित होता है। इसमें गुणसूत्र जे या एल आकार का दिखता है। लास्ट 4 नंबर का होता है कौन सा? मेटासेंट्रिक। मेटा मतलब मिड, मतलब मध्य में। इसमें सेंट्रोमियर गुणसूत्र के बिल्कुल मध्य में स्थित होते हैं, इस प्रकार से। डायग्राम को ध्यान से देखना बिल्कुल, है ना। मेरा डायग्राम थोड़ा सा हो सकता है थोड़ा सा होंगे, लेकिन आप लोगों को समझने की कोशिश करना है, ठीक है। टीलोसेंट्रिक मतलब जिसमें सेंट्रोमियर गुणसूत्र के बिल्कुल शीर्ष पे स्थित हो। एक्रोसेंट्रिक इसका मीन्स होता है कि जिसमें सेंट्रोमियर गुणसूत्र के शीर्ष से थोड़ा नीचे स्थित हो, यानी कि ये अंग्रेजी के आई लेटर ऐसे दिखता है। थोड़ा सा समझना है ना यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे समझना है यार थोड़ी फीलिंग को, ठीक है। थर्ड होता है सब मेटासेंट्रिक, मतलब इसमें जो सेंट्रोमियर होता है वो मध्य से यानी शीर्ष से थोड़ा नीचे स्थित होता है, ठीक है। मतलब मध्य से मतलब बिल्कुल मिड में नहीं होता है, मिड से थोड़ा ऊपर स्थित होता है। तो इसमें जो गुणसूत्र होता है वो जे या एल शेप का दिखता है। लेकिन जो मेटासेंट्रिक होता है इसमें सेंट्रोमियर गुणसूत्र के बिल्कुल मध्य में स्थित होता है। इसमें गुणसूत्र भी शेप दिखता है, भी शेप। भी शेप में दोनों भुजाएं बराबर होती है ना, तो कुछ इस प्रकार से हो जाता है, ठीक है।
तो ये एक प्रारूपिक यूकेरियोटिक गुणसूत्र की संरचना हो गई। बहुत ही सिंपल है, ध्यान देना बहुत अच्छे से। गुणसूत्र के चारों ओर पतली झिल्ली के आवरण को पेरिकल कहते हैं। इसमें भरे हुए चिपचिपे पदार्थ को मैट्रिक्स कहते हैं। इस चिपचिपे पदार्थ में पतले तंतु होते हैं दो, जिनको क्रोमोनीमेटा बोलते हैं। एक को क्रोमोनीमा बोलते हैं, दोनों को एक साथ क्रोमोनीमेटा बोलते हैं। लेकिन इन क्रोमोनीमेटा के कुंडलित भाग को, यानी कि जो गांठनुमा भाग होता है, उसको क्रोमोमियर बोलते हैं। और क्रोमोमियर में ही जीन भरे होते हैं। ये जीन ही आनुवंशिक इकाई कहलाती हैं, क्योंकि ये माता पिता से उनकी संतानों में आनुवंशिक लक्षणों को ट्रांसफर करती हैं। गुणसूत्र में जो पहला संकीर्ण होता है उसको हम प्राथमिक संकीर्ण बोलते हैं, यानी जहां पे गुणसूत्र मतलब एक जगह एक बिंदु पर मिला होता है उसको हम प्राथमिक संकीर्ण बोलते हैं। यहीं पे काइनेटोकोर या सेंट्रोमियर होता है। लेकिन प्राथमिक संकीर्ण के बाद गुणसूत्र में जो नेक्स्ट संकीर्ण होता है उसको द्वितीयक संकीर्ण बोलते हैं। और गुणसूत्र के द्वितीयक संकीर्ण के बाद जितना भी गुणसूत्र का शेष भाग होता है उसको सैटेलाइट बोला जाता है। और गुणसूत्र रासायनिक दृष्टि से डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। तो हमको तीन टर्म यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है, गुणसूत्र, डीएनए और जीन। इन तीनों के आकार के क्रम के आधार पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो सबसे छोटा इसमें जीन होता है, फिर इससे थोड़ा बड़ा डीएनए होता है, सबसे बड़ा गुणसूत्र होता है। यानी गुणसूत्र के अंदर ये दोनों चीजें होती हैं। ठीक है, तो गुणसूत्र को ऐसा हम बोल सकते हैं। इसका जो सीक्वेंस कुछ इस प्रकार से होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सेंट्रोमियर की पोजीशन के आधार पर गुणसूत्र के प्रकार होते हैं, चार होते हैं। टीलोसेंट्रिक, टीलो मतलब दैनिक जो हम भाषा में यूज करते हैं, टीलोसेंट्रिक मतलब शीर्ष पे, है ना। तो जिसमें सेंट्रोमियर गुणसूत्र के शीर्ष पे स्थित होता है उसको टीलोसेंट्रिक गुणसूत्र बोलते हैं। एक्रोसेंट्रिक, जिसमें सेंट्रोमियर शीर्ष से थोड़ा नीचे स्थित होता है, इसमें अंग्रेजी के आई लेटर जैसा गुणसूत्र दिखता है। सब मेटासेंट्रिक, इसमें सेंट्रोमियर मिड से थोड़ा ऊपर स्थित होता है, मध्य से थोड़ा ऊपर, इसमें जे या एल शेप का दिखता है। लेकिन मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमियर गुणसूत्र के बिल्कुल मध्य में स्थित होता है, इसमें भी शेप का दिखता है। तो इस प्रकार से सेंट्रोमियर की पोजीशन के आधार पर गुणसूत्र चार प्रकार के होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गुणसूत्र की संरचना हो गई। डायग्राम बनाना है बहुत ही स्वच्छ तरीके से और समझना है बहुत अच्छे से, ठीक है। बाकी बहुत सिंपल है, तो ऐसे ही पढ़ाई करते रहो मस्ती में, है ना। याद हो जाएगा, बिल्कुल हल्का हो जाएगा टॉपिक, ये याद रखना है।